महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। कहा, शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने के लिए था। अमित शाह कोल्हापुर में भाजपा की विजय संकल्प रैली को भी करेंगे संबोधित। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं जनसभाएं और रैलियां। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को होगा मतदान। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा ने लद्दाख के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में ली शपथ। राजनिवास में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन से इतर चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से की मुलाकात। जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन को दी सख्त चेतावनी। कहा, अमेरिका अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेगा बर्दाश्त। सेंट्रल दमिश्क के काफ्र सूसा में इसराइल के रॉकेट हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत। सीरिया की सेना ने कहा, राजधानी दमिश्क के बीचों बीच उमायद चौक के पास घनी आबादी वाले इलाके में हवाई हमले से कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। जीत के लिए मिले 115 रन के लक्ष्य को दूसरे सत्र में 4 विकेट खोकर हासिल किया। 4 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की बढ़त बनाई। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच होगी भिड़ंत। वहीं अन्य मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि यह ऐतिहासिक थीम पार्क बहुत खास होगा, जिसमें आधुनिक तकनीक के जरिए इतिहास को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐतिहासिक थीम पार्क का कंसेप्ट शायद मैं नहीं मानता एशिया में कहीं बहुत जगह पे होगा। शिव सृष्टि के निर्माण में तंत्रज्ञान और इतिहास, ये दोनों का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। होलोग्राफी, प्रोजेक्ट मैपिंग, मिनिएचर्स, मोशन सिमुलेशन, 3D और 4D टेक्निक और लाइट एंड साउंड टेक्निक, ये सभी का अद्भुत सम्मिश्रण कर कर इतिहास को जीवित करने का ये प्रयास है। ये प्रयास निश्चित रूप से शिवाजी महाराज के जीवन के संदेश को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाएगा। साथ ही गृह मंत्री ने इस अवसर पर शिवाजी महाराज के जीवन पर बात करते हुए कहा कि उनका जीवन सत्ता लालसा से प्रेरित नहीं था। उन्होंने कहा कि उनका जीवन स्वधर्म और स्वराज के लिए संघर्ष का जीवन था, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। शिवाजी महाराज का जीवन एक सत्ता लालसा से प्रेरित जीवन नहीं था। शिवाजी महाराज का जीवन 100 सालों से अधिक सालों से किए गए अत्याचार के सामने विद्रोह और संघर्ष करने का जीवन था। शिवाजी महाराज का जीवन स्वधर्म के प्रति निष्ठा के साथ, अपनी निष्ठा के साथ स्वधर्म के लिए संघर्ष करने का जीवन था। शिवाजी महाराज का जीवन स्वभाषा को महिमा मंडित करने का था और शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने का था। स्वराज को स्थापित कर कर उन्होंने पूरे उस कालखंड की दुनिया में एक संदेश भेजा था कि हिंदुस्तान पर इस प्रकार से कोई अत्याचार नहीं कर सकता।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में इससे संबंधित आज बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नागपुर के ऐतिहासिक महल क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने शिव जयंती के अवसर पर शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे के शिवनेरी किले में आयोजित शिव जयंती समारोह में शामिल हैं। शिवाजी शिवाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। और पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा तलवार युद्ध लड़ाई विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। और आइए अब दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। मेघालय में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है। स्टार प्रचारक और सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां करने में जुटे हैं। असली मुकाबला गारो हिल्स में चल रहा है। यहां 24 सीटें दांव पर हैं और यहीं से मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा भी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, हेमंत बिस्व शर्मा, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, नेशनल पीपुल्स पार्टी नेता कोनराड के संगमा, तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने गारो, खासी और जैंतिया पर्वतीय क्षेत्र में कल जनसभाएं की। राज्य में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस सब के बीच मेघालय में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 300 शुरू किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मिशन 300 के अंतर्गत सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों में 300 मतदान केंद्रों की पहचान की गई है, जहां मतदान का प्रतिशत राज्य के औसत मत प्रतिशत 87 से भी कम था। We have launched one project, one campaign called Mission 300 for those polling stations which are below the state average. Our state average is quite robust, almost 87%, 5 polling stations in every constituency which are below state average. So we launched this program on Valentine's Day incidentally. So we call it My Vote, My Valentine. Love your vote, love your state, love your voice. And we hope that with this campaign, because we have involved the stakeholders from the headmen to the leaders to the youth organizations, the women's organization. So we hope that with this
there will be a rise in the voting percentage. We are not too bad at 87%, but we hope to take it to 90 and above. वहीं नागालैंड में होने वाले विधानसभा मतदान से पहले चुनाव आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के सामने निष्पक्षता के साथ ही दुर्गम इलाकों में चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। किस तरह से नागालैंड में निर्वाचन आयोग की तैयारियां हैं, आइए ये खास रिपोर्ट देखते हैं। पूर्वोत्तर का नागालैंड वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल इसलिए चर्चा में है कि यहाँ पर आगामी 27 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है, जिसके नतीजे 2 मार्च को आएंगे। 60 विधानसभा वाले इस राज्य में लगभग 13,17,632 मतदाता हैं, जिसमें 6,61,489 पुरुष जबकि 6,56,143 महिला मतदाता है और साथ ही 7,981 सर्विस मतदाता हैं। इस चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है, जिसे पार पाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। काफ़ी समय से, कई हफ्तों से, इनफैक्ट कई महीनों से तैयारियां चल रही हैं। उसके बहुत से डायमेंशंस हैं, जैसे ट्रेनिंग्स हुई तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स और पोलिंग पार्टीज़, ईवीएम नोडल ऑफिसर्स, इन सब की एक से भी ज़्यादा राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स कराई गई हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, तो सारी पहले से ही स्ट्रॉन्ग रूम्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट लेवल चेक तो 2 महीना पहले ही हो गया था और अभी कमिश्निंग ऑफ द ईवीएम्स चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है जो टाइमलाइंस हैं, उस 10th को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल था, उसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनल हो गया है। तो सारे ज़िलों में अभी कमिश्निंग भी हो रही है ईवीएम्स की। और फिर लॉ एंड ऑर्डर की साइड से भी सारी एजेंसीज एक्टिव हैं। फुल इलेक्शन कमीशन ने खुद भी यहाँ पे नागालैंड में कोहिमा में आके विजिट किया, सारी पोल प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू किया है। नागालैंड में 60 विधानसभा सीट है, जिसमें एक सीट पर निर्विरोध चुनाव के बाद अब 59 सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए 2,291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 525 पोलिंग स्टेशन जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सारी एजेंसीज के कलेक्टिव एफर्ट से ऑलमोस्ट 40 करोड़ के अभी तक सीजर्स भी हुए हैं जब से इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद से। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी प्रिपरेशन की तरफ से 305 कंपनीज ऑफ CAPF टोटल यहाँ पे डिप्लॉय होंगी इलेक्शन के लिए। उसमें से 75 कंपनीज तो जनवरी में ही आ गई थी सारे इलेक्शन का लॉ एंड ऑर्डर को एडवांस प्रिपरेशंस के लिए, प्लस स्टेट पुलिस तो पूरी इन्वॉल्व है ही, पूरी मशीनरी। उसमें 305 में जो 75 तो एडवांस कंपनीज हैं, बाकी जो हैं वो अभी आना शुरू हो जाएंगी वेरी सून। तो इस तरह से हर एस्पेक्ट को देखते हुए तैयारियां की गई हैं। और एक अच्छी चीज़ जो हम अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहेंगे कि नागालैंड में कुछ विलेजेस ने इवन अपनी तरफ से ही मीटिंग्स करके गाँव में विलेज काउंसिल जो बोलते हैं, जो पंचायत की तरह से है, उन्होंने मीटिंग्स करके सारे विलेजर्स से खुद ही रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि हम लोग किसी भी तरह का प्रलोभन या मेल प्रैक्टिस को अपने विलेज एरिया में होने नहीं देंगे। चुनाव की निगरानी करने के लिए सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान शराब, कैश कहीं भी पकड़ा गया तो तत्काल कार्रवाई होगी। इसकी शिकायत सुनने और कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें जिला स्तर के साथ ही इसमें सभी प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को एक ही चरण में होना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग के सामने जहां एक तरफ निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को अधिक से अधिक घरों से बाहर निकालकर मतदान बूथ पर लाने की होगी। सहयोगी राजेंद्र जोशी और कैमरामैन कुलदीप के साथ उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़, कोहिमा, नागालैंड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल
आज और कल में रहते हैं देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने आज सुबह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल को राजभवन में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को राधाकृष्णन माथुर का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद BD मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को जयपुर के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के चतुर्थ दीक्षांत समारोह और इंक्यूबेशन सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि आज मैं नियाम संस्थान में आकर गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह बहुत अहम होता है। तोमर ने डिग्री लेने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी। तोमर ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस क्षेत्र में रोजगार की अनगिनत संभावनाएं हैं। नियाम एक ऐसा संस्थान है जो शिक्षा भी देता है, जो रोजगार भी देता है और शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से दुनिया के मानचित्र पर जितने इंस्टीट्यूट हैं, अगर रैंकिंग होगी तो नियाम का भी नंबर उस क्रम में आएगा। मैं इस मौके पर भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से उन्हें हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रकृति की सेवा संकल्प के 2 वर्ष होने पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से धरती को बचाने के लिए पौधरोपण करना होगा। पौधरोपण के लिए जनता को प्रेरित भाषण से नहीं, आचरण से करना होगा। धरती को अगर बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज के खतरे से, तो हमको वृक्षारोपण का महाअभियान चलाना पड़ेगा। बाकी उपाय भी करने पड़ेंगे, लेकिन एक काम है वृक्ष लगाना। हम भाषण दें पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, और खुद ना लगाएं तो मन में आए कि भाषण से नहीं, आचरण से सिखाना चाहिए। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक सीमा सुरक्षा बल ने एक ड्रोन बरामद किया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ड्रोन के साथ प्रतिबंधित वस्तु भी मिली है, जिसके हेरोइन होने की आशंका जताई जा रही है। दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास के पर्यटकों ने आज असम के ग्वालपाड़ा जिले में श्री सूर्य पहाड़ को देखा। ये पहाड़ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के देवी देवताओं की मिट्टी और पत्थरों से बनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल है। पर्यटकों में स्विट्जरलैंड के 26 और जर्मनी के 2 नागरिक शामिल हैं। पर्यटकों ने श्री सूर्य पहाड़ स्थित बौद्ध मठ, स्तूप, पत्थर की गुफाओं के उत्खनन स्थल और दशभुजा मंदिर को भी देखा। पर्यटकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हस्तकला प्रदर्शनी का आनंद भी लिया। बाद में ये क्रूज रेशम के लिए मशहूर कामरूप जिले के सुआलकुची पहुंचेगा। सुआलकुची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये बुनकरों का गांव है जो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। आज बाइक रैली युवतियों को पुलिस से जोड़ने के लिए थी। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि पुलिस को आम लोगों से जोड़ा जाए और लोगों में वर्दी के डर को दूर किया जाए।
बनारस घराने के विख्यात गुरु पंडित जितेंद्र महाराज का शनिवार को स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कथक नृत्य को अप्रतिम ऊंचाइयां दी। संगीत नाटक अकादमी सम्मान, कालिदास सम्मान व अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत पंडित जितेंद्र महाराज ने कथक नृत्य में अभिनव प्रयोग किए और विगत 7 दशकों में विश्वभर में अपनी प्रतिभा से अपार यश कीर्ति अर्जित की। रुद्र अवतार, राम की शक्ति पूजा, अग्निशिखा, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, वीरांगना, पीतांबरा, गंगा अवतरण, मीरा, माधव जैसी अनुपमेय प्रस्तुतियों से इस नृत्य विधा की स्थापना में योगदान दिया। न केवल भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रमुख स्थानों वरन विश्व के अनेक शहरों में अपनी भावपूर्ण कला साधना से दर्शकों और कला मर्मज्ञों को सम्मोहित कर लिया। पंडित जितेंद्र महाराज ने अपने शिष्यों के साथ 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्रस्तुति करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। देश भर के शिव और शक्तिपीठों पर प्रस्तुति करके उन्होंने भारतीय कला दृष्टि और परंपराओं का विस्तार किया। संगीतिका इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के माध्यम से उन्होंने हजारों युवाओं को कथक की शिक्षा दीक्षा दी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैनचेस्टर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग्स मेडिकल कॉलेज हेलसिंकी, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, बैंकॉक आदि की शिक्षण संस्थाओं में कथक के विषय में वहां के छात्रों, अध्यापकों में जागृति उत्पन्न की। अपनी कला साधना से पंडित जितेंद्र महाराज ने भारतीय नृत्य कला को नए आयाम दिए। उनकी प्रमुख शिष्याद्वय नलिनी, कमलिनी गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत उदाहरण है, जो अपने गुरु की परंपरा और कला साधना को निरंतर विस्तार दे रही हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। C20 कार्यकारी समूह आज शिक्षा और डिजिटल परिवर्तन पर एक पैनल चर्चा आयोजित करेगा। पैनल चर्चा का विषय है विविध शिक्षार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा। आज 2 बजे से 3:30 बजे के बीच पैनल चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गर्मी का एहसास होने लगा है। शिमला में फरवरी में ही तापमान बढ़ गया है। हिल्स क्वीन शिमला में फरवरी में न्यूनतम तापमान ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री के साथ फरवरी की सबसे गर्म रात रही, जो सामान्य से 11 डिग्री अधिक है। शहर में आखिरी बार 23 फरवरी 2015 को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। G20 भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले 22 फरवरी 2023 को G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता अजय सेठ, सचिव आर्थिक कार्य, और डॉक्टर माइकल डी पात्रा, उप गवर्नर RBI द्वारा की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर G20 FCBD की बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक से ठीक पहले आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने DD न्यूज से खास बातचीत की। G20 भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों FMCBG की पहली बैठक दिनांक 24 और 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु, कर्नाटका में आयोजित की जाएगी। भारत के माननीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले दिनांक 22 फरवरी को G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता सचिव आर्थिक कार्य भारत सरकार और उप गवर्नर RBI द्वारा की जाएगी। श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री भारत सरकार, G20 FCBD
की बैठक का उद्घाटन करेंगे। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित एक निराधार खबर फैलाई जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सुरक्षा बीमा शुल्क के रूप में 2000 रुपये का भुगतान करने पर 1 लाख रुपये का ऋण मिलेगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे की समीक्षा करते हुए इसे गलत बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा कि यह खबर पूरी तरह निराधार है और वित्त मंत्रालय ने इस पत्र को जारी नहीं किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन से इतर चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की और उन्हें अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारे भेजने के अपने गैर जिम्मेदाराना कृत्य को नहीं दोहराने की चेतावनी दी। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि सचिव ने चीन को स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि अमेरिका अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्लिंकन ने ट्विटर पर कहा, अभी चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। मैंने चीनी निगरानी गुब्बारे की घुसपैठ की निंदा की और जोर देकर कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। मैंने चीन को रूस को सामग्री सहायता प्रदान करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। सीरिया में मध्य दमिश्क के काफ्र सूसा पड़ोस में एक इमारत पर इजरायली रॉकेट हमले में आज सुबह कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। सीरियाई सेना के अनुसार हवाई हमले से राजधानी के बीचों बीच उमायत चौक के पास घनी आबादी वाले इलाके में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हमला ईरानी प्रतिष्ठानों के पास एक बड़े सुरक्षा परिसर के करीब किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कई लोग हताहत और घायल हुए हैं। लगभग 1 दशक से इजराइल संदिग्ध ईरानी प्रायोजित हथियारों के हस्तांतरण और सीरिया में कर्मियों की तैनाती के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। इजरायली अधिकारियों ने इस तरह के हमलों के लिए शायद ही कभी जिम्मेदारी स्वीकार की है। पश्चिमी खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान ने हाल के वर्षों में सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार किया है और अधिकांश राज्य नियंत्रित क्षेत्रों में इसकी पकड़ है। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 115 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर दिया। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही। राहुल 1 रन बनाकर जल्दी ही आउट हो गए। रोहित शर्मा ने तेजी से 31 रन बनाए। वहीं कोहली 20 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए श्रीकर भरत के साथ मिलकर पुजारा ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। पुजारा 31 और भरत ने 23 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 61 रन के आगे खेलना शुरू किया है। दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लाबुशेन जल्द ही पवेलियन लौट गए। हेड ने 43 और लाबुशेन 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद स्टीव स्मिथ और रेनशॉ को आउट करके अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डाल दिया। जडेजा ने एक ही ओवर में हैंड्सकॉम्ब और कमिंस को आउट किया। जडेजा ने इसके बाद नाथन ल्यान और मैथ्यू कोहेनमान को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का अंत कर दिया। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 3 विकेट लेने में सफलता पाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। What is your name? मेरा नाम अजीमुल्ला खान है। तुम्हें मेरे लिए लंदन जाना होगा। I'm representing पेशवा नाना साहिब। कैसा पेशवा? ये कोर्ट है, यहाँ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं, सिर्फ लॉ मैटर करता है। फिर तो ये पूरा लॉ ही गलत है। उन सबको हारना होगा। जिनकी रग रग में नाइंसाफी है, वो हमें क्या खाक इंसाफ दिलाएंगे? अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाए, मुट्ठी भर अंग्रेजों को अपनी धरती से खदेड़ सकते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा।